श्रीगिरिजादेव्यै नमः। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त ज्योतिष प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक स्वागत है। समस्त ज्योतिष प्रेमियों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ ज्योतिष शास्त्र के रहस्यों को आपके सम्मुख रखूँगा। ये आज जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये ज्योतिष के जो बड़े विद्वान हैं उनके लिए नहीं है, अपितु ज्योतिष सीखने वालों के लिए है। आज मैं जो ज्योतिष की, सिद्धांत ज्योतिष की, गणित ज्योतिष की पहली सीढ़ी है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वह है अयनांश का ज्ञान। सज्जनों, अयनांश है क्या और अयनांश का क्या महत्व है, ये मैं दो बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। बसंत संपात से राशि चक्र के आदि बिंदु, राशि चक्र का आदि बिंदु कहाँ है? जहाँ से हमारा अश्विनी नक्षत्र में सूर्य का आरंभ होता है। और बसंत संपात क्या है, शरद संपात क्या है, इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा विस्तार से। लेकिन बसंत संपात आजकल 21-22 मार्च को होता है। वहाँ से लेकर के सम में से अर्क, जहाँ हम लिखते हैं पंचांग में, वहाँ तक का समय मेष राशि का जहाँ आरंभ है, बसंत संपात से मेष राशि के सूर्य का जहाँ से आरंभ होता है, निरयन सूर्य का, वहाँ तक की दूरी अयनांश कही जाती है। दूसरे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि निरयण मेष संक्रांति के समय शयन सूर्य का सपष्टि के भोगांश ही अयनांश कहलाते हैं। अर्थात निरयण मेष संक्रांति के दिन जो शयन सूर्य का भोगांश होगा, शयन सूर्य स्पष्ट होगा, वही अयनांश कहलाता है। सूर्य सिद्धांत में अयनांश की गति 54 विकला, ग्रह राघव और मकरंद में 1 कला 60 विकला, और ब्रह्म सिद्धांत में 50 विकला के करीब मानी गई है। और ज्योतिर्गणित में वर्तमान समय के महान मनीषी ज्योतिषी आचार्य वेंकटेश्वर केतकर ने अयनांश की गति प्रति वर्ष 50.27 विकला मानी है। आजकल जो है लाहिरी, केतकरी आदि कई नाम अयनांशों को दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम है चित्रापक्षी अयनांश। चित्रापक्षी अयनांश जो है वह 21 मार्च 21 मार्च सन 285 ईस्वी को बसंत संपात के दिन शून्य माना गया है। और सूर्य सिद्धांत, ग्रह लाघव, मकरंद, ब्रह्म सिद्धांत, ज्योतिर्गणित आदि के अयनांश की गतियों को देखते हुए और इन सब ग्रंथों का अध्ययन करते हुए यह समझा जा सकता है कि अयनांश की गति सदैव स्थिर नहीं रहती। लेकिन वर्तमान समय में खगोल विज्ञान केंद्र ने 21 मार्च 1956 को प्रत्यक्ष वेद यंत्रों के प्रमाण द्वारा अयनांश 23 अंश 15 कला 0 विकला 39 प्रति विकला 29 तत्प्रति विकला माना है, जिसे विद्वान जो है लाघवता की दृष्टि से 23 अंश 15 कला ही लिखते हैं। हमने अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग
में प्रारंभ से, ये श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग आप देख रहे हैं, इसमें प्रारंभ से ही अयनांश दिए हैं और सारणी भी प्रत्येक वर्ष के पंचांग में दे दी है। प्रत्येक वर्ष के पंचांग में हमने अयनांश की सारणी दी है। ये पृष्ठ संख्या आप देख सकते हैं। आगामी संवत 2080 के पंचांग में आपको दिखा रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 18, इसमें हमने अयनांश सारण दी है। इसमें सन 1980 से लेकर के सन 2030 तक के प्रत्येक 1 जनवरी के अयनांश दे दिए गए हैं और प्रत्येक महीने में 4 दिन अर्थात प्रति सप्ताह के अयनांश दिनगति सारणी भी दे दी है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। चित्रा पक्षी जो अयनांश हैं उसकी वार्षिक गति, जैसा कि अभी मैंने बताया, 50.27 विकला है और मासिक गति जो है वो 4.19 विकला, अर्थात जिसे हम 4 विकला भी कहते हैं। और साप्ताहिक जो गति है वो 5.05 विकला मानी गई है। साप्ताहिक जो अयनांश होता है वह ही प्रतिदिन का स्पष्ट अयनांश होता है। हमने ये प्रयास किया है ज्योतिष जगत की सेवा के लिए कि हम प्रत्येक दिन का अयनांश दें। जैसे हमने इस सारणी में 2023 1 जनवरी का अयनांश लिखा है, आप देख सकते हैं। संवत 2080 के पंचांग में पृष्ठ संख्या 18 पर 24 अंश 10 कला और 32 विकला, ये 1 जनवरी 2023 का अयनांश है। अब हम इसको देखेंगे। अब हमने चैत्र शुक्ल पक्ष का ये पृष्ठ खोल दिया है। इसमें हमने 2 सप्ताहों के साप्ताहिक अयनांश भी, जहाँ नीचे साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट रहते हैं, वहाँ दिए हैं। ये है चैत्र शुक्ल षष्ठी का नीचे ग्रह स्पष्ट जो लिखा है, ये 27 मार्च का है और 27 मार्च के दिन हमने लिखे हैं 24-10-44, अर्थात 1 जनवरी का अयनांश था 24-10-32 और यहाँ हमने दिनगति सारणी में 26 मार्च को लिखा है। 26 मार्च को हमने इसमें 12 विकला जोड़ देने हैं, तो 24 अंश 10 कला 32 विकला में 12 विकला हमने जोड़ दिया, तो 24 अंश 10 कला 44 विकला 27 मार्च का जो हमारा निकला। जो 26 मार्च की विकला होगी वही 27 की भी होगी। ये हमारा बहुत ही सटीक निकला, बहुत शुद्ध निकला। इस प्रकार से आपको कहीं कोई इसमें गुणा जोड़ घटाना भाग आदि की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों की सुविधा के लिए। और जो अयनांश होते हैं वह सार्वभौमिक होते हैं, सारी भूमंडल के लिए एक से ही होते हैं। और जब आप अयनांश के बारे में जान जाते हैं, अयनांश तात्कालिक सूर्य स्पष्ट में अयनांश जोड़ने पर ही सायन सूर्य होता है। और जब हम सूर्य को सायन बना लेते हैं, अयनांश सायन अयन सहित बना लेते हैं, तो यहीं से ज्योतिष गणित का प्रारंभ होता है। अयनांश के बिना आप ज्योतिष का कोई गणित नहीं कर सकते। ना आप सूर्योदय निकाल सकते हैं, ना आप सूर्य क्रांति निकाल सकते हैं, ना आप इष्टकाल निकाल सकते हैं, ना आप पंचांग बना सकते हैं, ना आप जन्म कुंडली बना सकते हैं। यदि आपको अयनांश का ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। हाँ, आपके गुणा भाग करने पर अगर आप निकालते हैं 50.27 से, तो कहीं कहीं अयनांशों में कुछ विकला का जो अंतर है वो दिखाई देगा, लेकिन अयनांशों में विकला का अंतर जो है वो सम्य है, लेकिन कला का अंतर नहीं आना चाहिए। कला का अंतर इसमें अक्षम्य है। और आपको
अनेक अनेक प्रकार के जो अयनांश हैं उनके भ्रम में न पड़ करके जो वर्तमान समस्त अयनांश प्रमाणिक जो अयनांश है चित्रापक्षी, उसी को प्रयोग में लाना चाहिए। और अयनांश सायन अयनांश अगर आप जान जाएंगे तो सायन संक्रांति के बारे में भी आप जान जाएंगे। जब तक आप अयनांश में ग्रहों के स्पष्ट में अयनांश नहीं जोड़ेंगे तब तक आप यह पता नहीं कर पाएंगे कि सौर मंडल में हमारे ग्रह अभी कहाँ हैं। जैसे मैं आपको अभी बताऊं, अयनांश के बिना सौर मंडल की ग्रह की स्थिति आप नहीं जान सकते। अगर मैं आपको कहूं कि हमने निरैण सूर्य में अयनांश जोड़े और हमें क्या प्राप्त हुआ, ये संवत 2079 जो वर्तमान समय का पंचांग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी आप देखेंगे जब पौष कृष्ण पक्ष की 21 दिसंबर का पक्षाचार आप देखेंगे, उसमें हमने क्या लिखा है, सायन मकर में सूर्य 27-18 अर्थात 22 दिसंबर की प्रातः 3:18 में जो सूर्य देव हैं यह वास्तविक सौर मंडल में मकर रेखा में प्रवेश कर चुके हैं। अगर हम आपसे कहेंगे तो आप आश्चर्यचकित भी होंगे और कुछ विद्वान तो हम पर आक्षेप भी करेंगे कि वास्तविक सूर्य तो 14 जनवरी को जाएंगे मकर में या 15 जनवरी को जाएंगे, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है और इसी से जो हमारी पूरी जो गणनाएं हैं वो अयनांश सापेक्ष हैं। बिना अयनांश के हम कोई गणना नहीं कर सकते, पंचांग नहीं बना सकते। इसलिए सज्जनों, मैंने अयनांश के बारे में आपको बताया। यदि अयनांश के बारे में आपको कोई दुविधा हो तो आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और अयनांश निकालने की विधि में भी मैंने आपको बता दी कि अयनांश निकालने की विधि है 285 ईस्वी में अयनांश शून्य माना गया है और वर्तमान समय में अयनांश क्या है, आप प्रतिवर्ष अयनांश की गति 50.27 विकला से उससे गुणा करके निकाल सकते हैं। लेकिन इतना गुणा मत करिए, इतने लंबे गुणा के आप चक्कर में न पड़िए। हमारी अयनांश सारणी आप प्रयोग में लाइए, इसमें 2030 से 2050 तक के अयनांश हमने दिए हैं। अयनांश के बारे में आपने जाना। अगर आप अयनांश और सायन ग्रहों के संबंध में, सायन और निरैण के संबंध में समझ पाएंगे, आप तो ज्योतिष गणित को अच्छी तरह समझेंगे। अब मैं आपको आगे के जो हमारे वीडियो आने वाले हैं उसमें क्रांति साधन, वेलांतर के बारे में और ग्रहों के स्पष्ट कैसे ही जल्दी किए जा सकते हैं शीघ्रता से, कंप्यूटर से भी शीघ्र गति से हम ग्रह स्पष्ट कैसे कर सकते हैं, शुद्ध कुंडली हम कैसे कर सकते हैं, कैसे पलभा निकाल सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इसके लिए आपको आवश्यकता होगी अगर आपको उच्च ज्योतिष के क्षेत्र में प्रवेश करना है और बिना गणित के ज्योतिष का कोई फलादेश हो नहीं सकता, बिना सूक्ष्म और शुद्ध गणित की। अगर आपने ज्योतिष गणित के क्षेत्र में प्रवेश करना है तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर जो मेरे पास बहुत पुराना सा आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसियो का, ये होना बहुत आवश्यक है। और आगे आने वाले वीडियो में मैं कुछ अपने अनुभव आपको शेयर कर पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे पंडित वर्ग को, ज्योतिषियों को, पुरोहित वर्ग को शेयर कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इन्हीं बातों के साथ, आपकी मंगलमय कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। गिरिजा माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की।